हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज हम लोग 22 दिसंबर 2021 के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर 2021 के सीटेट के पेपर में CDP के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। तो कौन सा कानून पारित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम, या दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, या चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया था? यह कानून कब पारित किया गया था? 2016 में पारित किया गया था और इसका नाम क्या है? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। इसी को इंग्लिश में RPWD बोलते हैं। RPWD बोलते हैं, ठीक है। कौन सा कानून पर किया गया था? तो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। कुछ कंडीशंस में ये भी ऑप्शन सही माना जाता है कि दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, किंतु यह ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है तो इसलिए यह ज़्यादा सही होगा। आंसर की में भी आपका यही सही जवाब माना गया था, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। यानी कि बताना है आपको कि प्राथमिक शिक्षा में जो समावेश की भावना होती है, यानी कि एक समावेशी कक्षा कैसी होना चाहिए, उसका सटीक रूप से कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से अच्छा वर्णन करता है। पहला है कि शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। जी नहीं, शिक्षक को बहुभाषी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि एक से अधिक भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए और बहुभाषा को प्रमोट करना चाहिए। बी है शिक्षक को जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है या रखती है। जी नहीं, शिक्षक को सभी जाति के बच्चों को समान नज़रिए से देखना चाहिए। यही समावेशी कक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होता है। तीसरा है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। जी नहीं, क्या शिक्षक को बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जब शिक्षक बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो बच्चा क्या करता है? अच्छा करने का कोशिश करता है। इसका उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। जी हाँ, शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए और सभी बच्चों के कल्चर का सम्मान करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है, यानी कि प्रतिभाशाली छात्रों का गुण है। ऑप्शन 1 है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वह शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। जी हाँ, एकदम सही बात है। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो किसी भी चीज़ को बहुत ही इंस्टेंटली, यानी कि शीघ्रता से सीख लेते हैं और उसे काफ़ी लंबे समय तक याद भी रखते हैं, यानी कि उनकी मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा है सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। जी हाँ, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो बहुत ही सतर्क रहते हैं, क्वेश्चन को सुनने के बाद उसका तुरंत रिप्लाई भी करते हैं और काफ़ी उनकी अवलोकन क्षमता अच्छी होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि तोरड़ के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, वह तोरड़ के साथ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। आइए देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है।
यानी कि ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं, जिन्हें कम दिखाई देता है या फिर नहीं दिखा देता है, ठीक है, उनके लिए कैसा समावेशन करें कि प्रभावशाली हो। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आंसर दिया है कि नहीं है, यानी कि 4 में से एक ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, यानी कि जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, टीचर को पढ़ाते समय अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने आवाज़ के क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे उसे सुनकर ही समझ सके। तो ये तो सही बात है, ये होना चाहिए। दूसरा है कि 3 आयामी नक्शे और चार्ट, यानी कि 3D नक्शे और चार्ट। 3D नक्शा क्या होता है, ऐसा नक्शा जो उभरा हुआ हो, यानी कि जो कॉपी पे बना तो हो लेकिन वो सटा ना हो, उभरा हुआ हो, जिसे बच्चे टच करके फील कर सके, जिसे छूकर वो उसे महसूस कर सके। ऐसे नक्शे और चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी सही है, ये करना चाहिए। तीसरा है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके, इसका भी प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है। चौथा है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। अब जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है, आप उसके सामने कंप्यूटर लेके जा रहे हैं जिसमें दृश्य चल रहे हैं, तो क्या यह उनके लिए सही होगा? जी नहीं, ये गलत है। तो यही हमारा सही जवाब होगा, चूँकि प्रश्न में क्या पूछा था कि विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक कथन दिया हुआ है और साथ में उसका तर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। उसका तर्क दिया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो इसका सही बात है। पहला क्या कर रहा है कि जो शिक्षक होते हैं उन्हें सभी बच्चों के लिए अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, अधिगम के विविध मौके, यानी कि अलग अलग तरीके मुहैया कराने चाहिए। एकदम सही बात है, ऐसा करना चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, जी हाँ, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, यानी कि ए हमारा कथन सही है और बी उसकी सही व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वह सही व्याख्या करता है, यहाँ पर बी नहीं आर रहेगा, तो आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। योग्यता की कमी, बी तैयारी की कमी, या तीसरा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, या चौथा बुरी किस्मत। यानी कि जो विद्यार्थी है उसका यह मानना है कि अगर वह असफल हुआ है या असफल हुई है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कोई बाहरी कारक जिम्मेदार है, यानी कि जिसने उसे पढ़ाया है उसने सही तरीके से नहीं पढ़ाया है, या फिर जो एग्जामिनेशन हाल में पेपर आया था वह अच्छा नहीं आया था, या फिर उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो सही नहीं थे, वो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि वह खुद को नहीं दोषी ठहरा रहा है, बल्कि वह सामने वाले को जो बाहरी रूप से तत्व हैं उन्हें दोषी ठहराया है। तो वह क्या अपने योग्यता में कमी को देखेगा? जी नहीं। वह अपने तैयारी में कमी को देखेगा? नहीं। वह अपने अंदर कोई त्रुटिपूर्ण दोष को देखेगा? नहीं, बल्कि वह किसको, वह अपने किस्मत को बुरा ठहराएगा, जो कि बाहरी चीज़ होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसका जो वातावरण हो वो प्रभावी हो, ऐसा करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहले इसको जान लेते हैं हम लोग कि प्रगतिशील कक्षा के बारे में कौन बात करता है। तो जॉन डीवी बात करते हैं और वह कहते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चा हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए,
और उसमें किताबी ज्ञान के अपेक्षा करके सीखने पर ज़्यादा बल देना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, यानी कि खोज को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। हाँ, सही बात है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना चाहिए, नहीं, अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में अगर रखा जाएगा तो सभी विद्यार्थी एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। नहीं तो पता चला आपने तेज बच्चों को एक साथ रख दिया और कमजोर बच्चों को एक साथ, तो जो तेज बच्चे हैं वो तो तेज होते चले जाएंगे, किंतु जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कमज़ोर ही रह जाएंगे। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, जी हाँ, ये सही बात है, आकलन के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा सही है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक कोऑपरेटिव लर्निंग का युक्ति है। पहला है ढालना, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा सामाजिक पृथकीकरण या चौथा पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो कौन सा होगा? सामाजिक पृथक्करण हो सकता है जी, नहीं, यह सहगामी अधिगम युक्ति नहीं है। अगर यहीं पर रहता है कि समाज के साथ मिलना जुलना तो होता, समाज से अलगाव किसी भी प्रकार से कोई सहगामी अधिगम की युक्ति नहीं हो सकती। क्रमबद्धता भी नहीं हो सकता, ये तो सीरीज में लगाने की बात की जा रही है, यह कोई सहगामी अधिगम युक्ति नहीं है, और न ही ढालना है। तो हमारा बचा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना, यह हमारा क्या है? सहगामी अधिगम की युक्ति है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। मोहन ने क्या किया? विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए अलग अलग धारिता वाले बर्तन दिए। फरहा ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? यानी कि दोनों ही शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं? बच्चों को करके सीखने पर बल दे रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा? व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन या फिर सक्रिय अनुकूलन। तो यहाँ पर भी कर के सीखने पर बल दिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा रचनावाद होता है। क्या? रचनावाद की बात कौन करते हैं? तो वाइगोस्की करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं इंग्लिश में रचनावाद को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कथन दिया हुआ है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि एजुकेशन में केवल शैक्षिक कार्य ही नहीं करवाया जाना चाहिए, यानी कि केवल बच्चों को पढ़ाना, क्लास वर्क देना, होमवर्क देना, इसके अतिरिक्त भी सामाजिक आवश्यकताओं पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। यानी कि बच्चों को समूह में रखना सिखाया जाना चाहिए, परस्पर एक दूसरे की सहायता करना सिखाया जाना चाहिए, उन्हें संवेगात्मक यानी कि उनके इमोशनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सही बात है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो जाएगा। दूसरा है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चे संवेग रूप से अच्छे होते हैं, यानी कि जिन्हें मतलब कि प्यार दिया जाए, वो खुश रहकर अच्छे से रुचि लेकर सीखें, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उनका जो नॉलेज होता है वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज हो जाता है उन बच्चों की अपेक्षा जिन्हें डर या भय के माहौल में रखा जाए। तो ये भी बात सत्य है कि संज्ञान में क्या होता है? संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए भी सही होगा और आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, जहाँ पर आर क्या होगा? सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा
की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। यानी कि अगर बच्चों को कोई कार्य दिया जाता है, चाहे वो क्लास वर्क हो या होमवर्क हो, और बच्चा उसमें कोई गलती कर दे रहा है, तो टीचर अगर उसे समझता है तो निम्न में से क्या होगा। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है? जी नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है? जी नहीं। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है? एकदम सही बात है। जब टीचर इसे समझेगा तो वह यह जानेगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और टीचर कहाँ गलती कर रहा है, कि बच्चे को किस मेथड से पढ़ाएं, किस तरीके से सिखाएं कि बच्चा समझ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है? जी गलत जवाब। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि जब हम किसी चीज़ को लेकर या किसी भी बात पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसे उसका विश्लेषण करते हैं, उसे खंडों में बांटकर उसे समझने की कोशिश करते हैं, अपना तर्क लगाते हैं, तो उसे समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। तो उसमें हमारा परसंज्ञान भी आ जाएगा, विश्लेषण भी आ जाएगा, मनन भी आ जाएगा, यानी कि तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। समालोचनात्मक चिंतन में क्या हो जाएगा, हमारा परसंज्ञान, विश्लेषण और मनन तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 28 है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका हैं, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। अनीता क्या है, कक्षा 4 की अध्यापिका हैं और वह अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही हैं कि जहां उनके जो विद्यार्थी हैं वह उकताहट महसूस कर रहे हैं, यानी कि बोरिंग महसूस कर रहे हैं अपने क्लास में। तो ऐसे कंडीशन में अनीता को क्या करना चाहिए। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें, इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दें, या पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, या मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। तो पहला है कि इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें। जी नहीं, बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उनके शारीरिक क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें ज्ञान देना है। वो जिस विधि से, जिस तरीके से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उन्हें सिखाना है। इन विद्यार्थियों को दंडित करें। जी नहीं, एनसीएफ आरटी इसकी अनुमति नहीं देता है, किसी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है। पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। जी हाँ, टीचर को क्या करना चाहिए, अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना चाहिए, विभिन्न प्रकार के टेक्निक, विभिन्न प्रकार के मेथड का यूज करना चाहिए जिससे बच्चा सीखने में इंटरेस्ट लाए। मान लें कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। जी नहीं, सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि किसी बच्चे को इंटरनली मोटिवेटेड करने के लिए टीचर को क्या कहकर उसे इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला है कि जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, ऐसा कहना चाहिए। जी ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात होगी, बाह्य प्रेरणा की बात होगी कि अगर बेटा तुम कार्य कर लोगे तो हम तुम्हें 5 सितारे देंगे, या तुम्हें चॉकलेट देंगे, या फिर कुछ रिवार्ड देंगे। ठीक है, तो ये कैसा, ये बाह्य प्रेरणा की बात हो रही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। ये तो कंपटीशन की बात हुई। ये भी उन्हें क्या बाह्य मोटिवेशन दिया जा रहा है, यह इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। तीसरा है कि इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। हाँ, ये इंटरनल मोटिवेशन की बात है कि बच्चे का सीखने में क्या किया, रुचि जगाया जाए, कि बच्चे को यह कहकर मोटिवेट किया जाए कि हाँ बच्चा चलो हम लोग सीखते हैं, इसमें सीखने में बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चा जब यह अपने माइंड में उद्देश्य लेकर चलाएगा कि नहीं हाँ सीखने में मज़ा आता है, तो वह एक प्रकार से इंटरनली मोटिवेटेड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि इस पर काम करना कि कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं।
चौथा है कि वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। तो ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि सीखने की गति है, सीखने की गति क्या होती है? पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, या फिर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो सीखने की गति है, यानी कि जो लर्निंग की जो गति होती है वो 2 कारकों पर डिपेंड करती है। एक आपके व्यक्तिगत कारकों पर और दूसरा इन्वायरमेंट कारकों पर, यानी कि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह किस पर निर्भर करेगा? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।